स्वागत दोस्तों आपका सामने मध्यमांचल के सबसे पहले सबसे बड़े ट्रेंड आपको बताएंगे। दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के दांत खट्टे कर रखे हैं कांग्रेस पार्टी ने। बताएंगे बीजेपी के दांत के नीचे से छीन ली है एक बड़ी सीट दोस्तों, और जबरदस्त एग्रेसिव कांग्रेस पार्टी दे रही है एक अलग तरीके का रिजल्ट। बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां नेशनल हेराल्ड वाले मामले को लेकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य लोगों को नोटिस जारी करवाने के लिए पहुंचे थे भाजपाई, लेकिन कोर्ट ने दिया है जोरदार तरीके का झटका। बताएंगे कोर्ट ने किन शब्दों का इस्तेमाल किया है दोस्तों। इसी के साथ में पिंजड़े में बंद तोते के बारे में और भी क्या कुछ कहा गया है दोस्तों। इसी के साथ में महागठबंधन ने 4 समितियां बनाई है। बताएंगे कैसे बिहार में सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है और नेता के चुनाव को लेकर हो रही है तैयारी, और अचानक से शरद पवार को अपने प्रवक्ताओं की पूरी टीम को क्यों भंग करना पड़ा है दोस्तों। और राहुल गांधी के खिलाफ फेक न्यूज फैलाने वाले बीजेपी के पूरे आईटी सेल के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है दोस्तों। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तो, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी बदल रही है और बीजेपी की धड़कनें बढ़ रही है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी ने सबसे पहले मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष को बदल डाला दोस्तों, और एक युवा नेता जीतू पटवारी को जिम्मेदारी दी गई। इसके बाद कांग्रेसियों ने बीजेपी के हर स्तर पर दांत खट्टे कर रखे हैं दोस्तों। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के खिलाफ कुंभकर्ण नाम का जोरदार प्रोटेस्ट किया गया। उसके बाद ईडी के एक्शन को लेकर 16 अप्रैल को भाजपाइयों के खिलाफ विरोध का एक बड़ा सैलाब देखने को मिला दोस्तों। कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता एकजुट दिखाई देता है। इसके बाद विजयपुर के बाई इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को जीत मिली थी दोस्तों। इसके बाद बीजेपी के मंत्री के द्वारा जनता को भिखारी बोले जाने के बाद मंत्री के गाड़ी के सामने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रोटेस्ट किया था। पूरा मध्य प्रदेश आजकल केवल कांग्रेस पार्टी के विरोध प्रदर्शन के बीच दिखाई देता है दोस्तों। ऐसा लगता है कि बीजेपी के नेताओं की एक गलती और कांग्रेस के नेता मैदान में और भाजपाइयों को इसीलिए डर सताने लगा है दोस्तों। अब एक ताजा मामला ऐसा सामने आया है जिससे पता चल रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर राहुल गांधी के नए युवा कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की हालत खराब कर रखी है दोस्तों। मध्य प्रदेश के हरदा जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जिला योजना समिति के चुनाव में अप्रत्याशित झटका बीजेपी को लगा है। आपको बता दें कि बीजेपी के पास टोटल 24 पार्षदों का समर्थन था दोस्तों। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के नेता चुनाव में हार गए। दरअसल हुआ यह कि टोटल 35 पार्षद है, जिसमें से बीजेपी के 24, कांग्रेस पार्टी के 10, एक निर्दलीय है दोस्तों, और हर पार्षद ने 2 वोट डाले हैं दोस्तों। टोटल 70 वोट पड़ने चाहिए थे, लेकिन 15 पार्षद ऐसे थे जिन्होंने केवल एक ही वोट डाला है दोस्तों, और इसके कारण टोटल 55 वोट पड़े हैं दोस्तों। जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को 20 वोट मिले, लेकिन खेला तब हो गया जब भारतीय जनता पार्टी के एक और उम्मीदवार मनोज महलावर को केवल 17 वोट मिले दोस्तों। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के नेता को 18 वोट मिल गए, यानी जिस कांग्रेस पार्टी के पास मात्र 10 वोटों का सपोर्ट था दोस्तों, उनको 18 वोट मिल गए। भारतीय जनता पार्टी के अंदर आपस में अंदर में ही फूट पड़ गई, और क्रॉस वोटिंग के कारण कांग्रेस पार्टी के समर्थित उम्मीदवार अहद खान यहां से चुनाव जीत गए, जिससे बीजेपी को एक और सीट गंवानी पड़ी है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अहद खान ने कहा है कि 18 पार्षदों का समर्थन मिलना हरदा के अंदर सौहार्दपूर्ण राजनीति और एकता को दर्शाता है। यह जीत एकता, विकास और इंसाफ की आवाज की जीत है दोस्तों। यानी जिस दौर में देश के अंदर हिंदू मुसलमान की राजनीति चल रही है, उस दौर में एक मुस्लिम उम्मीदवार को, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को सब लोगों ने मिलकर जिताया है। ज्यादातर बीजेपी के लोगों ने वोट देकर जिताकर ये सौहार्द की एक स्थापना की है दोस्तों। यानी भारतीय जनता पार्टी तो नहीं चाह रही होगी, लेकिन उसके नेताओं ने अपनी पार्टी से बगावत करके अहद खान को चुनाव जिता दिया, जिससे साफ तौर पर एक पॉजिटिव मैसेज भेजा गया है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अहद खान का चुनाव जीतना भारतीय जनता पार्टी के अंदर इंटरनल पॉलिटिक्स का नतीजा है दोस्तों, और बीजेपी में आंतरिक फूट इस कदर है कि भाजपा के लोग एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते, और अब उन्होंने बागी नेताओं ने कहीं ना कहीं क्लियर कट मैसेज दिया है बीजेपी की राजनीति के खिलाफ वोट डालकर दोस्तों। जो भी आपको लगता है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर नेशनल हेराल्ड के मामले को लेकर दिल्ली की एक अदालत ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य लोगों को नोटिस देने से इंकार कर दिया है दोस्तों। अगली सुनवाई 2 मई को होगी। कोर्ट ने ईडी की ओर से अधिक प्रासंगिक दस्तावेज लाने को कहा है, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंतर्गत काम करने वाली ईडी एजेंसी जांच पड़ताल के नाम पर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कार्रवाई करवाने की कोशिश कर रही थी दोस्तों। हालांकि कार्रवाई तो नहीं हो रही है, और कोर्ट ने कह दिया है कि नोटिस जारी करने से हम इंकार करते हैं। अब देखते हैं 2 तारीख को क्या नए सबूत के साथ आएंगे, या फिर वही बिना किसी सबूत के केवल ट्रस्ट मी ब्रो बोलकर कहेंगे कि कार्रवाई कर दीजिए। हमको लगता है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी इस मामले में दोषी है, यानी दोस्तों बिना सबूत के ऐसे आ रहे हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हैं और उनसे बोला जा रहा है कि कार्रवाई कर दो, और वो कार्रवाई कर देंगे दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि कोर्ट एक फैक्ट पर चलता है, तथ्यों पर चलता है, सबूतों पर चलता है, और ईडी वालों के पास सबूत है नहीं, केवल माहौल बनाने के लिए और टीवी चैनलों पर डिबेट करवाने के लिए गोदी मीडिया वालों को झूठ मूठ का एक बोगस एजेंडा पकड़ाने के लिए किया जा रहा है दोस्तों। न्यायाधीश कहते हैं कि मैं संतुष्ट होने तक ऐसा आदेश पारित ही नहीं कर सकता, यानी जब कोर्ट ही संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है सबूत से, तो आदेश कैसे दे दे। और ये होता है दोस्तों जब बिना तैयारी के जांच एजेंसी के लोग कोर्ट चले जाते हैं केवल अपने आकाओं को खुश करने के लिए। साथ साथ बिहार के विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर पटना में महागठबंधन की दूसरी बैठक खत्म होने के बाद राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने बताया कि महागठबंधन ने आगामी चुनाव को लेकर 4 नई साझा समितियां बनाई है, जिसका नाम अभियान, चुनाव घोषणा पत्र, मीडिया, सोशल मीडिया कमेटी रखा गया है दोस्तों। आरजेडी, कांग्रेस पार्टी, वीआईपी पार्टी, सीपीआई पार्टी और सीपीएम पार्टी के साथ साथ सीपीआई माले के नेताओं को शामिल किया
किया गया है दोस्तों। इसके अलावा 4 मई को महागठबंधन की एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। इसमें सभी घटक दलों के जिला अध्यक्ष, सांसद, विधायक, एमएलसी मौजूद रहेंगे। तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 4 मई को होने वाली बैठक के बाद यह तय किया जाएगा। उन्होंने दावा किया है कि सभी जिलों में महागठबंधन के घटक दल नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच पूरी तरीके से तालमेल रहेगा। गठबंधन के नेता और कार्यकर्ता सरकार की खामियों को जनता के बीच में उजागर करेंगे। दोस्तों, पटना स्थित कांग्रेस के कार्यालय में निंदा का प्रस्ताव भी पहलगाम वाले आतंकवादी मामले को लेकर किया गया है। दोस्तों, आतंकवादी हमले की जमकर आलोचना की गई है। यह भी तय किया गया है कि महागठबंधन के सभी दलों के नेता और कार्यकर्ता इस घटना के विरोध में शुक्रवार को शाम 7 बजे राज्य भर में कैंडल मार्च निकाले गए। दोस्तों, इसी के साथ महाराष्ट्र के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार के गुट ने प्रवक्ताओं की समिति को भंग कर दिया है। दोस्तों, पार्टी ने असंतोष की अटकलों के बीच महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष जयंत पाटिल के द्वारा यह बड़ा फैसला करवाया है। दोस्तों, महाविकास अघाड़ी गठबंधन में शामिल एनसीपी शरद पवार गुट का इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर प्रतिनिधित्व करने वाले 22 प्रवक्ता है। पार्टी प्रवक्ताओं से कह रही है कि ये पार्टी ने सही स्ट्रेटजी के साथ कदम उठाया है, यानी कोई आनन फानन में कदम नहीं उठाया गया है। पूरी सोच और समझ के साथ ऐसा किया गया है। दोस्तों, फिर से हो सकता है कि पुनर्गठन हो, लेकिन माना जा रहा है कि असंतोष के कारण ऐसा किया गया है। दोस्तों, देखते हैं इस पर और क्या क्लैरिटी पार्टी की ओर से ऑफिशियल तौर पर आती है। साथ साथ लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले कर्नाटका भाजपा आईटी सेल को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। दोस्तों, बेंगलुरु के हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन में भारतीय जनता पार्टी के पूरे आईटी सेल के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है, मुकदमा दर्ज किया गया है। अब देखते हैं दोस्तों, आईटी सेल वाले कहां तक भागते हैं, इनके ऊपर किस तरीके की कार्रवाई होगी, ये तो सबको पता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की राज्य में सरकार है। और पोस्ट में लिखा गया था कि जब भी कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी विदेश जाएंगे, कश्मीर में एक के बाद एक ऐसे हमले होंगे। इस प्रकार के भड़काऊ पोस्ट डालकर राहुल गांधी के खिलाफ गलत जानकारी और भ्रामक जानकारी देने की कोशिश की गई थी। दोस्तों, इस पोस्ट से देश में शांति और सद्भाव का माहौल खराब हो सकता है। राहुल गांधी के खिलाफ झूठी खबर फैलाने और उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के मामले को लेकर यह जबरदस्त कार्रवाई की गई है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर स्वरा भास्कर ने बीजेपी के नेता निशिकांत दुबे पर तंज कसते हुए निशाना साधा। दरअसल दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेता निशिकांत दुबे कह रहे थे कि अब जान बचाने के लिए कलमा सीखना पड़ेगा। इस पर निशिकांत दुबे पर निशाना साधते हुए स्वरा भास्कर ने कहा कि बताओ, 67 साल के ज्यादातर कांग्रेस पार्टी सरकार में ये ना करना पड़ा। 2014 की असली आजादी के बाद क्या हाल हो गया है इन लोगों का। कुल मिलाकर दोस्तों, भाजपाई नेता निशिकांत दुबे मुस्लिम समाज के लोगों को टारगेट करते हुए इस तरीके का बयान देने की कोशिश कर रहे थे। स्वरा भास्कर ने अपने तरीके से करारा जवाब दिया है। आपको जो भी लगता है लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों, वहीं पर सोनभद्र से बड़ी खबर सामने आ रही है। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद और इंस्पेक्टर के बीच में तीखी नोकझोंक हो गई है। दोस्तों, पुलिस ने यात्रा रोक दी। आपको बता दें कि योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री को उनकी पुलिस प्रशासन ने ही हैसियत दिखानी शुरू कर दी है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद सोनभद्र में बाइक यात्रा निकाल रहे थे। दोस्तों, तभी इंस्पेक्टर अविनाश कुमार सिंह बाइक रोक देते हैं, जिससे माहौल गर्म हो जाता है। दोस्तों, पुलिस कार्रवाई से नाराज होकर निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। मंत्री और इंस्पेक्टर के बीच में जमकर बहस हुई है। दोस्तों, पूरे इलाके में राजनीतिक हलचलें मच गई है। यानी आप समझिए कि योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री को पुलिस आकर रोक रहा है। दोस्तों, यानी मंत्री की यात्रा को भी नहीं होने दिया जा रहा। तो इससे आप समझिए कि कैबिनेट मंत्री की कितनी रिस्पेक्ट है प्रशासन के बीच में। फिर भी संजय निषाद भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन का हिस्सा है। दोस्तों, उनका कुछ भी सम्मान नहीं हो रहा। जब उनका खुद का सम्मान नहीं हो रहा तो उनके कार्यकर्ताओं का सम्मान क्या ही हो रहा होगा। लेकिन बीजेपी से अलग होकर अपनी ताकत का एहसास कराने की जगह भाजपा के साथ घूम रहे हैं दोस्तों, और भाजपा की राजनीति भी कर रहे हैं। भाजपा से बड़ी हिंदुत्ववादी पार्टी बनने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, संजय निषाद का इस तरीके का अपमान क्या किसी को बर्दाश्त किया करना चाहिए? क्या उनके कार्यकर्ताओं में गलत मैसेज नहीं गया है कि मंत्री जी की एक पुलिस का इंस्पेक्टर भी नहीं सुनता है? दोस्तों, जो भी आपको लगता है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर पंजाब बीजेपी में चल रही कलह सतह पर आ गई है। दोस्तों, पंजाब बीजेपी के महासचिव जगमोहन सिंह राजू ने अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों, राजू ने अपना इस्तीफा 4 पेज का लिखा है दोस्तों, जिसमें उन्होंने संगठन महामंत्री मंत्री श्रीवासुलू और अमृतसर के जिला प्रधान हरविंदर संधू को कई गंभीर आरोप के तहत निशाने पर लिया है। दोस्तों, पूर्व नौकरशाह और अमृतसर ईस्ट से 2022 का विधानसभा का चुनाव लड़ चुके राजू को पार्टी ने सितंबर 2023 के अंदर महासचिव बनाया था। इससे पहले बीजेपी के प्रदेश प्रधान सुनील जाखड़ भी पार्टी के को अपना इस्तीफा पेशकश कर चुके हैं। दोस्तों, इस इस्तीफे का कारण पार्टी के संगठन के महामंत्री है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको क्या लगता है दोस्तों, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में 26 लोगों की मौत के मामले को लेकर देश भर के अंदर आक्रोश है। दोस्तों, इस बीच आरजेडी के प्रवक्ता ने एक बड़ा बयान दिया है। दोस्तों, उनके बयान के बाद विवाद खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि आरजेडी के प्रवक्ता ने कहा है कि हमले पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है। उन्होंने कहा है कि ये आतंकी हमला स्क्रिप्टेड लग रहा है। बीजेपी जेडीयू ने इस पर पलटवार किया है। दोस्तों, शक्ति यादव ने आरोप लगाया कि जब पुलवामा हमले की गुत्थी सुलझी नहीं तो पहलगाम आतंकी हमला हो गया जो स्क्रिप्टेड लग रहा है। वहीं पर आरजेडी के प्रवक्ता के इस बयान के बाद बिहार के अंदर सियासत गर्म हो गई है। दोस्तों, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के प्रवक्ता नीरज ने कहा है कि आरजेडी के नेता का ये बयान आरजेडी के स्वाभिमान के खिलाफ है। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा है कि वोट के लिए आरजेडी कुछ भी बयान दे
सकती है दोस्तों। ऐसे में अब अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया भी सामने आनी शुरू हो गई है। साथ साथ केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में अपनी प्रारंभिक हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करने की मांग की गई है। दोस्तों, केंद्र सरकार ने अधिनियम के किसी भी प्रावधान पर रोक लगाने का विरोध करते हुए कहा है कि संवैधानिक अदालत किसी भी वैधानिक प्रावधानों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्थापित नहीं करती है, बल्कि मामले का अंतिम निर्णय करती है। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार ने तर्क दिया है कि वक्फ बाय यूजर को वैधानिक संरक्षण हटाने से मुस्लिम समुदाय के किसी भी व्यक्ति के वक्फ बनाने का अधिकार नहीं छीना जा सकता। सरकार ने हलफनामे में स्पष्ट किया है कि यह अधिनियम मुस्लिम समुदाय के अधिकारों को प्रभावित नहीं करता है, बल्कि वक्फ प्रणाली को पारदर्शी बनाने का एक प्रयास है। आप लोग दो शब्द जरूर लिखिएगा दोस्तों इस तरीके के दावे के बारे में। इसी के साथ में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सम्मान के अंदर एक कार्यक्रम किया गया दोस्तों, जिसमें जोरदार तरीके का बवाल हुआ है। आपको बता दें कि राजकीय मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में गुरुवार को बाबा साहब सम्मान समारोह का आयोजन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आयोजित किया था, लेकिन अपने ही प्रभारी मंत्री के सामने समाज कल्याण मंत्री अरुण असीम मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। दोस्तों, आक्रोशित कार्यकर्ता नेताओं के समझाने से नहीं माने तो इसके बाद उनकी पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई है। दोस्तों, काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा और हंगामा चलता रहा। बाद में बीजेपी के लोधी समाज के कार्यकर्ता ने सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया और बाहर निकल आए। दरअसल दोस्तों, पूरा मामला मेडिकल कॉलेज सभागार में आयोजित समारोह से जुड़ा हुआ है, जहां पर सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला निवासी लोधी समाज के एक युवती को उसी मोहल्ले के अनुसूचित जाति के युवक उसको अपने साथ लेकर चला गया। इस मामले में लोधी समाज के लोगों ने राज्य मंत्री असीम अरुण से मुलाकात कर युवती के परिजनों को युवती को सौंपने के लिए बोला। दोस्तों, उनका आरोप है कि मंत्री ने कानून का हवाला देकर युवती पर ही कार्रवाई की चेतावनी दी है, जिससे समाज के लोग आक्रोशित हो गए हैं। दोस्तों, उन्होंने मंत्री पर आरोपी युवक को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। गुरुवार को आयोजित समारोह में इसी मुद्दे को लेकर लोधी समाज ने खुले मंच से अपना विरोध जताया है। दोस्तों, कुल मिलाकर जातियों से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से बैकफुट पर है। दोस्तों, आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा अगर आप भी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी के लोगों पर खुलेआम जातिवाद करने का आरोप लग रहा है और कई मामले में बीजेपी के लोग पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। दोस्तों, इसी के साथ में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हैदराबाद के स्थानीय निकाय के चुनाव में एमएलसी के चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है। दोस्तों, पार्टी ने मिर्जा रियाल उल हसन इफेंडी को 63 वोट प्राप्त करवा के बीजेपी के उम्मीदवार के सामने बड़ी जीत हासिल करवाई है। दोस्तों, आपको बता दें कि एकमात्र प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार गौतम राव को 25 वोट मिले। चुनाव में एआईएमआईएम भारतीय जनता पार्टी के बीच में सीधा मुकाबला था, जबकि कांग्रेस और बीआरएस जैसी पार्टियों के पास भी वोट थे। दोस्तों, बीजेपी को 38 वोटों से हराया गया। बड़ी बात यह है कि इसमें टोटल 78.5% के आसपास वोट पड़े और मुकाबला मुख्य रूप से एआईएमआईएम और बीजेपी के बीच में था। 2 साल में एक बार चुनाव होता है और कांग्रेस पार्टी ने एआईएमआईएम को सपोर्ट करके पूरी तरीके से स्थिति को बदल डाला है। दोस्तों, स्थिति को पलटते देख कई लोग इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि आखिर एआईएमआईएम को कांग्रेस ने सपोर्ट क्यों किया है। दोस्तों, वैसे भी कांग्रेस पार्टी अगर आप देखेंगे तो देश के अंदर उन पार्टियों के सपोर्ट में खड़ी रहती है जो बीजेपी को हराने में सक्षम है, और इसी से पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी भाजपा विरोध में एक विचारधारा के साथ काम करती है। दोस्तों, कुछ पार्टियां हैं जो सुविधा की राजनीति करते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी विचारधारा की राजनीति करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको क्या लगता है दोस्तों? दो शब्द जरूर लिखेगा पूरे मामले को लेकर। इसी के साथ में पहलगाम में हुए सुरक्षा के चूक के मामले को लेकर बीजेपी सरकार से गंभीर सवाल पूछे जाने चाहिए दोस्तों, लेकिन इसकी जगह गोदी मीडिया के लोग नरेंद्र मोदी का पीआर करने में लगे पड़े हैं। ऐसे में लोगों ने कई सारे गंभीर सवाल पूछे हैं। दरअसल दोस्तों, मुंद्रा पोर्ट यानी जो गुजरात में पोर्ट है, बंदरगाह है, वहां पर हजारों करोड़ रुपए के ड्रग्स बरामद किए गए। दोस्तों, आपको बता दें कि 2021 में 2988 किलोग्राम हीरोइन बरामद की गई थी, जिसकी कुल कीमत 21,000 करोड़ रुपए थी, जो मुंद्रा पोर्ट पर जब्त किया गया था और यह अफगानिस्तान से लाया गया था ईरान के थ्रू भारत के अंदर दोस्तों। और एनआईए ने इस बात को स्वीकार किया है कि लश्कर तैयबा के प्रॉक्सी संगठन टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने इन पैसों का इस्तेमाल किया था, और टीआरएफ वही संगठन है दोस्तों, वही आतंकवादी संगठन है जिसका पहलगाम में हुए अटैक से नाम जुड़ा आ रहा है सामने। पहलगाम के अटैक को लेकर यह बड़ी अपडेट है दोस्तों। देखते हैं इस पूरे मामले पर क्या अमित शाह और मोदी के द्वारा कोई जवाब आता है दोस्तों, क्योंकि देश के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी अमित शाह के अंतर्गत आती है और गुजरात में अगर ये मामला सामने आ रहा है और उसके लिंक जम्मू और कश्मीर से मिल रहे हैं दोस्तों, तो मामला काफी गंभीर है। मीडिया वालों को ऐसे सवाल पूछने चाहिए, लेकिन मीडिया वाले लगे हैं मोदी और बीजेपी की पीआर करने में दोस्तों। मोदी जी गुस्से में है, मोदी जी एक्शन ले रहे हैं, मोदी जी ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ये कोई नहीं बता रहा कि आखिर इतने बड़े कांड के पीछे कौन कौन से बड़े सवाल उठते हैं, और उन सवालों को मोदी सरकार और अमित शाह से पूछा जाना चाहिए दोस्तों। जो भी आपको लगता है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर वह कानून से जुड़ी याचिकाओं को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया है दोस्तों। हलफनामे में किसी भी तरीके की आंतरिक आदेश का विरोध करते हुए कहा गया है कि यह पूर्व निर्धारित व्यवस्था है कि संसद में पारित किसी भी कानून पर बिना विस्तृत सुनवाई और अंतिम फैसले से पहले सुनवाई के किसी भी प्रावधान पर अंतरिम रोक नहीं लगाई जा सकती है। इन याचिकाओं में आरोप लगाए गए हैं कि ये कानून अनुच्छेद 25 के तहत मिले धार्मिक अधिकारों या 26 के तहत प्रदत्त अधिकारों से छीन रहे हैं। सरकार ने कहा है कि वह कानून से किसी भी व्यक्ति की धार्मिक अधिकार का कोई उल्लंघन नहीं हो रहा है दोस्तों। दो शब्द
आप भी लिखिएगा इस मामले को लेकर। वहीं पर दिल्ली के मेयर चुनाव करवाए गए जिसमें बीजेपी का उम्मीदवार जीत कर आया है दोस्तों। दरअसल आम आदमी पार्टी महापौर के चुनाव में बहिष्कार करती नजर आई। आम आदमी पार्टी ने चुनाव में हिस्सा ही नहीं लिया। कांग्रेस पार्टी ने खुद का उम्मीदवार मैदान में उतारा था। इसके बाद चुनाव करवाए गए और बीजेपी के नेता को 133 पार्षदों का समर्थन मिला दोस्तों। टोटल मेजोरिटी के लिए 128 चाहिए थे, तो आराम से बीजेपी का नेता यहां पर चुनाव जीत गया दोस्तों। सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी के लोग बीजेपी को चुनौती देने की जगह कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर कम से कम लड़ाई तो उनको लड़ना चाहिए था दोस्तों, लेकिन पहले ही मैदान छोड़कर चले गए, यानी बीजेपी को एकदम आसान से जीत दे दी गई दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि आम आदमी पार्टी वालों को कांग्रेस के कैंडिडेट के समर्थन में खड़ा होना चाहिए था, कम से कम थोड़ी तो लड़ाई बनती। और वैसे भी जब विचारधारा की लड़ाई है तो जीत हार से ज्यादा जरूरी है कि लड़ाई लड़ी जा रही है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि कांग्रेस का कैंडिडेट उतरा था और आम आदमी पार्टी ने जमीन छोड़ने का फैसला लिया, और यही दोनों के बीच का अंतर है। एक चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है, दूसरा बीजेपी को शिकस्त देने के लिए चाहे उसके पास जितनी ताकत है वो कोशिश कर रहा है कि शिकस्त दी जाए दोस्तों, यानी लड़ाई लड़ी जा रही है। कांग्रेस पार्टी ये बात एकदम क्लियर कट रखना चाहती है, इसीलिए उनके नेता मैदान में उतरे हैं। जो भी आपको लगता है दोस्तों दोनों अप्रोच में से कौन सा सही है लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में राष्ट्रीय लोक दल को मुजफ्फरनगर में उस वक्त तगड़ा झटका लगा जब पार्टी के दो दिग्गज नेताओं ने अपने समर्थकों समेत पार्टी को अलविदा टाटा बाय बाय बोल दिया। रालोद के पूर्व सांसद अमीर आलम खान ने बुढ़ाना के पूर्व विधायक नवाजिस आलम के साथ मिलकर राष्ट्रीय लोक दल से अपना इस्तीफा दे दिया है दोस्तों। पूर्व सांसद ने कहा है कि रालोद जब से एनडीए में शामिल हुआ है तब से पार्टी समुचित सम्मान नहीं प्राप्त कर पा रही है, जिसके कारण उन्होंने ये फैसला लिया है दोस्तों। उन्होंने बताया है कि 2 फरवरी को गढ़ी पुख्ता में आजाद समाज पार्टी में शामिल होंगे। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे दोस्तों। बताया जा रहा है कि आजाद समाज पार्टी को जिस तरीके से दलित समाज का वोट मिल रहा है और मुस्लिम समाज के लोग उनके साथ खड़े हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आजाद समाज पार्टी पूरे क्षेत्र में राष्ट्रीय लोक दल का एक ऑल्टरनेटिव बनकर उभर रही है दोस्तों। और इसी से पता चलता है कि अब उत्तर प्रदेश की सियासत में कई सीटों पर कई अलग अलग तरीके के मुकाबले होंगे। साथ साथ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने ललन सिंह की पोल खोल दी है नीतीश कुमार ने। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे दोस्तों। कार्यक्रम में बोलते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि हम लोग पिछली बार गलती से उनके साथ चले गए थे, इंडिया गठबंधन वालों के साथ में चले गए थे, बाद में हमको लगा कि गड़बड़ी कर रहे हैं तो बीजेपी के साथ वापस आ गए हैं। फिर उन्होंने इशारा करते हुए ललन सिंह की और कहा कि उनके कहने पर गए थे, यानी ललन सिंह के कहने पर ही इंडिया गठबंधन में शामिल हुए थे दोस्तों। अब ललन सिंह के बारे में सबके सामने पता चल चुका है कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल करवाने के लिए नीतीश कुमार को ले गए थे। इसका मतलब ललन सिंह जो मोदी सरकार के कैबिनेट में मंत्री है दोस्तों, अब उनकी छवि बीजेपी के सामने कैसी हो गई है आप लोग समझ जाइए। खुलेआम नीतीश कुमार ने ललन सिंह को सूली पर चढ़ा दिया है दोस्तों। 2 शब्द जरूर लिखेगा नीतीश कुमार जी के बारे में और ललन सिंह को सबके सामने एक्सपोज करने पर। वहीं पर कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले के विरोध में कच्छ की मस्जिदों में मुस्लिम समुदाय ने काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की है दोस्तों। जिस तरीके से हिंसा की गई और पहलगाम के अंदर नाम पूछकर लोगों को मारा गया था, काफी दुर्दांत अपराधी इसमें शामिल थे दोस्तों और उनके खिलाफ भारतीय सेना एक्शन ले रही है और उम्मीद है कि जल्द से जल्द इन्हें इनकी जगह पर पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन देश भर के मुस्लिम समाज के लोगों ने इस तरीके की हिंसा का पुरजोर विरोध किया है दोस्तों। गुजरात के अंदर कश्मीर के पहलगाम वाले मामले को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोग जब जुमे की नमाज पढ़ने के लिए गए तो उन्होंने तय किया था कि वो विरोध जताएंगे और काली पट्टी बांधकर विरोध जताया गया है। इस तरीके की किसी भी हत्या का, इंसानियत की हत्या करने वाले लोगों के खिलाफ पूरे देश के लोगों को इकट्ठा होकर मैदान में उतरना चाहिए दोस्तों। और बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि देश के अंदर जो लोग हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना चाहते हैं वो भारत के विरोधी हैं और देश में हिंदू मुस्लिम एकता ही देश को विकास के रास्ते पर ले जा सकती है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। शासन मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी नेता जीतू पटवारी बोले, कहा मीडिया से अनुरोध है कि महंगा टमाटर यदि ब्रेकिंग न्यूज है तो बिकने से पहले किसानों द्वारा फेंका जा रहा टमाटर भी उससे भी बड़ा ब्रेकिंग न्यूज होना चाहिए। सरकार से आग्रह है कि मध्य प्रदेश का टमाटर उत्पादक किसान फिर से परेशान हो रहा है। मोहन सरकार को तत्काल उनकी चिंता करनी चाहिए। किसानों से जुड़े इस मुद्दे को उठाते हुए उन्होंने बीजेपी सरकार को इस पर ध्यान देने के लिए बोला है दोस्तों। साथ साथ पहलगाम के आतंकी हमले पर कई सवाल खड़े होते हैं। कांग्रेस पार्टी के बिहार के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि सुरक्षा में चूक कैसे हो गई, पहला सवाल। दूसरा ये कि इंटेलिजेंस का फेलियर कैसे हुआ, आतंकी बॉर्डर के अंदर कैसे आए, तीसरा सवाल है। इसके बाद 28 लोगों के मौत का जिम्मेदार कौन है, क्या गृह मंत्री अपने पद से इस्तीफा देंगे, ये भी एक सवाल है। और क्या प्रधानमंत्री इस चूक की जिम्मेदारी लेंगे, ये भी एक सवाल है। कई सारे सवाल भाजपा के लोगों से पूछे जाने चाहिए दोस्तों, लेकिन गोदी मीडिया के लोग बीजेपी के साथ मिलकर केवल जश्न मना रहे हैं और इन लोगों का पुरजोर विरोध नहीं किया जाएगा तो ये लोग देश के हालात ऐसे ही बनाकर रखेंगे दोस्तों। हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे सभी दोस्तों, भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।